एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन अंडर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इससे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट है उसकी या फिर प्रोडक्ट है उसकी किसी की भी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बस आपको इन्हीं फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसमें आप आगे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इन्हीं को और ब्रॉडली पढ़ेंगे, बट आज हम बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से हम इसकी थ्योरी समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। देखो ये बनता कैसे है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल H2 और I2, इससे क्या बन रहा है 2HI। अब हमारे पास H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, I2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 2 ही बनेगा। ठीक है, अगर ये 2 की जगह यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएं, I2 के भी 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएं, देखो बनते कैसे हैं। बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे है, तो इसके लिए एक थ्योरी दी जाती है कि जैसे ये H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, एक H इधर एक H इधर, ऐसे। ठीक है, बीकर होगा जिसमें की रिएक्शन हो रही है इस तरीके से, उसमें H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे और बहुत सारे I2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, कोलाइजन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है, कंटेनर से भी एक दूसरे से भी। जब ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या कि एक तो I2 का मॉलिक्यूल इस तरीके से आया है, ठीक है, एक I2 का मॉलिक्यूल इस तरीके से आया है H2 के पास, तो आप मुझे बताओ कि किससे प्रोडक्ट अच्छा बनेगा या प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। अगर हम इस वाले I2 के साथ देखें तो ये कैसे बॉन्डिंग कर पाएंगे, बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। अगर हुई तो इस तरीके से HI की होगी, ये दूसरा HI तो बॉन्ड कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है इन दोनों का, ये H इसके साथ बॉन्ड करेगा, ये H इसके साथ बॉन्ड करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा 2HI। तो ये कोलाइड करते रहते हैं ऐसे कंटेनर से इधर उधर से। अब ऐसे टेढ़े मेढ़े से होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 2 हैं, है ना मॉलिक्यूल, तो ये कब बॉन्डिंग करेंगे, जब ये इस शेप में होंगे। तो अभी ये ऐसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं, टकराते घूम रहे हैं, और जब ये पर्टिकुलर ऐसे आ जाएंगे बॉन्डिंग हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कोलोइजन बढ़ेंगे, भाई भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे, और ओरिएंटेशन भी ज़्यादा चेंज होगा। जब ज़्यादा टकराते रहेंगे तो टेढ़े मेढ़े होते ही रहेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हमको मिल जाए और प्रोडक्ट जो है सेम टाइम में ज़्यादा बने जितना पहले बन रहा था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके से अफेक्ट करती है। अब वो भी अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकती है, जो हम जब रेट लो डिस्कस करेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ, अगर भीड़ बढ़ेगी तो ऑफकोर्स ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, आप नए लोगों से मिल रहे हो, उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हो, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो क्या होगा कि आपके हो सकता है कि फ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा बने। अगर आप दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो मैच करती है, मतलब आप 2 लोगों के जो थॉट्स हैं वो मैच करते हैं, तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स ज़्यादा बन जाएंगे। अगर लोग ही कम हैं, पर्सन्स ही कम है, उसमें से भी आपके थॉट्स मिल रहे हैं, नहीं भी मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स जो हैं वो कम बने। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये कैसे अफेक्ट करता है, तो देखो मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है HI, तो उसके लिए क्या होगा, H2 के मॉलिक्यूल हैं, I2 के मॉलिक्यूल हैं। अब जैसे ही आसपास में आएंगे तो क्या होगा कि जो HH और II के बीच में पहले जो बॉन्ड था, ओल्ड बॉन्ड, वो ब्रेक होगा। ठीक है, और ये जो न्यू बॉन्ड है ये फॉर्म होगा। ठीक, और हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट HI। ठीक है, तो अब ये वाले जो बॉन्ड हैं ये जितने वीक होंगे उतना ही ज़्यादा इजी होगा इनको ब्रेक करना, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ब्रेक होने में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयनिक रिएक्शंस की, तो हमने ये फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए उनको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते भी नहीं है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आयनिक रिएक्शंस होती है उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं आयंस, और जो आयंस होते हैं उनके बीच में एक्चुअली तो कोई बॉन्ड होता ही नहीं। आयंस एक दूसरे के पास किस वजह से होते हैं, जैसे NaCl की बात करूँ तो Na+Cl-, इनके बीच में एक्चुअली में तो कोई बॉन्ड होता ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इसमें अट्रैक्शन हुआ तो ये पास पास आके बैठ गए। अब अगर मुझे NaCl से कुछ बनाना है या कोई भी आयनिक रिएक्शन है, जैसे NaOH + HCl से NaCl बना है, तो इसमें बेसिकली हुआ क्या होगा,
भाई जब ये NaCl बना तो इसमें कोई नया बॉन्ड बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी? क्योंकि ये तो एक दूसरे से अट्रैक्शन की वजह से पास पास बैठे हुए थे। ऐसे ही अगर आप NaCl की रिएक्शन किसी से कराओगे, ठीक है, आयनिक रिएक्शन ही होगी कोई, तो क्या होगा कि इसके बीच का जो बॉन्ड है पहले वो ब्रेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बॉन्ड है ही नहीं, ये तो बस अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास है। कोई ने ज़्यादा मान लो Na को कोई ऐसा मिल गया जिसकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl से भी ज़्यादा है, ठीक है, फ्लोरीन मिल गया मान लो, तो Na के चांसेस हैं कि वो फ्लोरीन के पास चला जाएगा। ऐसी भाई इसको बीच में से बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखा, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ तो ये उसके पास चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब जहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं वो आयनिक हों, आयंस हों या फिर प्रोडक्ट आयंस हों, तो उस केस में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाता है ना। तो इस तरीके से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका नेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा कि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको क्या करना है, कोलोइजन्स होने हैं इनके बीच में, है ना। कोलोइजन होंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर राइज किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मोलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। इनमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी आ जाएगी तो ये एक जगह तो बैठेंगी नहीं, इधर से उधर भागते। जैसे मैंने पार्टी का एग्जाम्पल दिया था, तो पार्टी में आप गए मान लो, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने जूस वूस पिया, खाना वाना खाया अच्छे से, आपने काफ़ी सारी एनर्जी है, तो आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे अच्छे से। पता चला आप वहाँ पे गए थे, घर से भी कुछ खा के नहीं गए कि हम तो पार्टी में ही खाएंगे, है ना, आज पूरा बिल्कुल कल से कुछ नहीं खाया है, पार्टी में जाके खाना है, और पता चला कि वहाँ पे भी खाना लेट स्टार्ट होने वाला है, या फिर आप लेट हो गए, बचा नहीं, है ना, इस तरीके की कोई कंडीशन हो गई, तो अभी आप थक चुके, आप में कोई आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी से बात करने में। बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ कोलोइजन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा कोलोइड करेंगे, और ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा ही बनेगा। ये एक स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, डाटा है कि ऐसा देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देते हैं ना, अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री का राइज कर दें, मतलब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें, पहले टेम्परेचर T था, अभी वो हो गया है T+10, तो ऐसा देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है, 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले टेम्परेचर था कुछ भी 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन थी 10, अभी 10 डिग्री का हमने इसमें राइज किया तो कितना हो गया टेम्परेचर, 110 डिग्री सेल्सियस, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो सकता है 10 का 2 टाइम्स हो जाए, मतलब 20 से 30 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैटेलिस्ट। देखो कैटेलिस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए भी हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली कैटेलिस्ट जो होते हैं ना किसी भी रिएक्शन के लिए, वो एक्ट करते हैं एज अ टीचर, एक बहुत अच्छा टीचर जो आपको गाइड कर रहा है। कैसे, देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होता है। कोई भी रिएक्शन होना क्यों चाहेगी, भाई रिएक्टेंट है, अच्छे खासे मोलिक्यूल है, H2 का मोलिक्यूल बैठा हुआ है, I2 का मोलिक्यूल बैठा हुआ है, वो क्यों HI में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि कोई भी मोलिक्यूल या कुछ भी वो स्टेबल होना चाहता है। आप भी तो स्टेबल होना चाहते हो, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से अच्छी जॉब लगेगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, है ना। तो ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। इन मोलिक्यूल्स के स्टेबल होने से मतलब कि इनको अपनी एनर्जी कम करनी है, एनर्जी कम होगी तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। होता क्या है, तो कोई भी रिएक्शन कब होगी, भाई ये रिएक्शन हमें HI कब मिल रहा होगा, जब HI की जो एनर्जी है वो कम होगी इनकी एनर्जी के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब अगर मैं इसे E1 कहूँ, इसे भी E1 कहूँ और इसे E2 कहूँ, तो ऑफकोर्स अगर E2 जो है वो E1 से कम होगा तभी तो ये रिएक्शन हो रही होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये रिएक्शन इधर साइड को होती, या फिर ये रिएक्शन नहीं ही होती। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तभी कोई प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकती है। तो मान लो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है हमारे पास, है ना, ये इस तरीके से, इस ग्राफ को अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट, तो अगर आप देखोगे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, इधर साइड हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर कम है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये इस ग्राफ में इस तरीके से राइज, और ये क्यों आया, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, HH और II,
इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, नए बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म होंगे और पुराने बॉन्ड जो हैं वो यहाँ से ब्रेक होंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब कोलोइजन होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है। कोलोइजन होने के लिए एनर्जी चाहिए, भी एनर्जी होगी तभी उनमें अच्छा कोलोइजन होगा। कोलोइजन के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के लिए भी तो क्यों ब्रेक हो ये है ना, तो वो वाली बात भी आ जाती है। तो जिस टाइम ऐसा होता है कि पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर इस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, इतनी एनर्जी होगी ही नहीं कि वो इसको ब्रेक कर पाए, न्यू बॉन्ड फॉर्म कर पाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, है ना। तो इस मैक्सिमम एनर्जी तक पहुँचना होता है। अब कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट होता कैटेलिस्ट के केस में भी यही ही है, बस कैटेलिस्ट इस एनर्जी को थोड़ा सा मिनिमम कर देता है। ये जो हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसको एक दूसरा पाथ दे देता है और उस पाथ में क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। मैंने कहा था कि जो कैटेलिस्ट है वो एक टीचर की तरह एक्ट करता है, एक अच्छा टीचर जो आपको गाइड कर रहा है। देखो वो क्या रहा है, आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, जब आप 11वीं में आए थे तो आपके पास नॉलेज जो है वो कम थी, ठीक है। जैसे ही आप कम स्टेबल थे, आपको नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है, ठीक है। जब आप नॉलेज गेन कर लोगे तो उसके बाद आप ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इस बीच में क्या करना होगा, आपको अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी को यूज़ करना होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। स्टार्टिंग में आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, अभी आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो। अभी मिड में क्या होगा कि आपको एक टाइम पे बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो इस टाइम पे क्या है कि आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और जो पीछे का है वो रिवीजन भी करना है। तो जितना ज़्यादा आपने पढ़ चुका है आपके पास रिवीजन के लिए उतना ही ज़्यादा हो गया है ना। तो एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा और पढ़ने के लिए भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ आपके पास रिवीजन के लिए टाइम है, ठीक है। तो आप एक टाइम पे रिवीजन करोगे और प्रीवियस ईयर लगाओगे, और उसके बाद तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर ही लगाना है जब आपके रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है कि मतलब एक टाइम पे आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब टीचर क्या करते हैं, टीचर देखो पढ़ना अभी भी आपको है, आपको ही इस स्टेज से निकल के जाना ही पड़ेगा। बस टीचर क्या करेगा कि आपका ये जो टाइम लग रहा है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में, भाई आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2-3-4 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। जाना आपको अभी भी इतना ही पढ़ के है, बस टीचर क्या करेगा कि आपकी वो जो 4 बुक्स का जो ओवरऑल एक आप कह सकते हो निचोड़ है, उसको आपके साथ में एक साथ रख देगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको आप 4 जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा उन चीज़ों को, या फिर हो सकता है कि थोड़ा कुछ ऐसी इजी वे में वो समझा दें या फिर कोई ऐसी ट्रिक वगैरह बता दें जो आपको पहले से नहीं पता हो। ट्रिक बेसिकली कुछ नहीं होती, हम चीज़ों को समराइज़ करके कुछ ऐसी फॉर्म निकाल लेते हैं कि जो याद रखने में ईजी हो। तो बेसिकली कुछ ऐसा कुछ कर दें, ठीक है, जहाँ पे आपका ध्यान ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से आ जाता है, दिमाग चल जाता है कई बार, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ टीचर ही आपको कोई ट्रिक वगैरह बता सकते हैं। तो मतलब लेकिन वो क्या करेंगे, वो आपको एक गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करा देंगे कि आपने क्या किया, आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, आपने 4 बुक से पढ़ा, 4th वाली बुक में वो ज़्यादा अच्छा दिया हुआ था। अगर कोई अच्छा टीचर है, आप उसके पास गए, आपने पूछा कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, तो हो सकता है वो पहले ही आपको 4th बुक का नाम बता दे, तो आपका टाइम जो है वो 3 बुक वाला वो बच जाएगा। तो वही काम यहाँ पे कैटेलिस्ट करता है। कैटेलिस्ट बेसिकली ये जो टाइम है ना, इसको मिनिमम कर देता है। ये जो टाइम है जो इस एनर्जी तक पहुंचने में लगने वाला था, या फिर ये जो एनर्जी है, जितनी आप एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी 4 बुक्स पढ़ने में सेम टॉपिक के लिए, तो आपकी वो एनर्जी थोड़ी सी बच जाएगी। तो बेसिकली कैटलिस्ट वही काम करता है किसी भी रिएक्शन के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, आप यहाँ पर थे, आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप स्टेबल हो गए, आप चले गए कॉलेज में। आप स्कूल में थे, अभी आप कॉलेज में चले गए। टीचर कहाँ गया, टीचर तो कहीं नहीं गया ना, वो थोड़ी स्कूल से कॉलेज में गया है। तो टीचर तो जैसा था वैसे का वैसे ही उस 1 साल के बाद भी निकल आएगा, आपको गाइडेंस देने के बाद। कैटेलिस्ट का भी सेम ही काम होता है, किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, और फाइनली जब रिएक्शन हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो जैसे कि जैसे थे कैटेलिस्ट वैसे कि वैसे ही हमको वापस मिल जाते हैं। उनमें कोई भी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन नहीं होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जनरली हेट्रोजीनस जो रिएक्शंस होती हैं उनमें होता है। हेट्रोजीनस रिएक्शंस मतलब जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो इस सेम फेज में नहीं होते। मतलब हो सकता है एक रिएक्टेंट सॉलिड में हो और एक रिएक्टेंट जो है वो गैसियस फेज में हो। तो जनरली जहाँ पर सॉलिड फेज में रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये फैक्टर वहाँ पे वर्क करता है। होता क्या है कि देखो जो सॉलिड्स होते हैं, मान लो मेरे पास एक सॉलिड तो ये है
राइट। मैंने सॉलिड को इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज करके, एक सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये तरीका बन गया कि मैंने इसको एक के ऊपर एक अरेंज किया हुआ है। एक हो सकता है कि मैं इसको एक के ऊपर एक ना अरेंज करके इस तरीके से रखूँ, ठीक है। दो केसेस हो गए, एक में मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ था और एक में मैंने इस तरीके से रख दिया। अब होगा क्या कि जब मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ था, मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत सारी गैस डाली, भाई प्रोडक्ट कैसे बनता है, जब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड है, ऊपर से गैस के मॉलिक्यूल्स आए, गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर बैठे, सेम टाइम हो रहा है ना। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे चेक करना है कि कितने गैस के मॉलिक्यूल्स ने इसके साथ रिएक्ट किया है और हमें प्रोडक्ट दिया है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं ना, तो उन्होंने टाइम सेट कर लिया, ठीक है 1 मिनट में देखना है हमको। तो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स आए, मान लो वो यहाँ से आ रहे हैं ना, पूरे से यहाँ, अभी एरिया कितना है, इतना इतना, ठीक। तो गैस के मॉलिक्यूल इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट कितने से कर पाएंगे, सिर्फ इतने एरिया में जो सॉलिड है सिर्फ उससे ही रिएक्ट कर पाएंगे ना, पहले ऊपर वाली लेयर से रिएक्ट करेंगे। यहाँ से रिएक्ट किया, मान लिया उन्होंने प्रोडक्ट बनाया 10 यूनिट प्रोडक्ट बना दिया। अभी दूसरा केस क्या था कि जब मैंने इसको ऐसे नीचे रखा, तो जब मैंने इसको ऐसे नीचे रखा, अब मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डाले, तो वो यहाँ पे भी रिएक्ट करेंगे, आके बैठ जाएंगे, जो ऊपर वाली लेयर में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, और यहाँ से भी कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 प्रोडक्ट तो यहाँ से बना और 10 प्रोडक्ट यहाँ से बना, तो प्रोडक्ट कितना हो गया ओवरऑल 20 यूनिट। तो ऑफकोर्स अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है सरफेस एरिया की, है ना। तो अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, भाई पहले एरिया कितना था, पहले एरिया था ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अभी जब मैंने इनको दोनों को ऐसे रख दिया है, तो अभी एरिया कितना हो गया है, अभी एरिया हो गया है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, और जैसे ही मैंने सरफेस एरिया को बढ़ाया तो जो प्रोडक्ट था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स जो सरफेस एरिया है इन केस ऑफ सॉलिड वो भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखो रेडिएशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो, तो आई थिंक आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा या फिर आप पढ़ोगे, मुझे आइडिया नहीं है कौन सी क्लास में है रेडिएशन के बारे में। अपने हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड पढ़े होंगे, है ना। वहाँ पे थर्ड मेथड था रेडिएशन। तो रेडिएशन में एक्चुअली होता क्या है कि हीट ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम। तो जब एनर्जी का ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। जब ट्रांसफ़र EM वेव्स की फॉर्म में होता है, वेव्स की फॉर्म में होता है, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उन्हें उस फॉर्म को हम, एनर्जी की उस फॉर्म को हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रेडिएशन की प्रेजेंस में होती हैं, जैसे कि फोटो केमिकल रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल आपने 9th और 10th में भी शायद पढ़ा होगा। फोटो केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल जो कि कुछ इस तरीके से था, H2+Cl2, या फिर शायद Br2 था। एक एक्टिविटी भी थी उसमें, एक इस तरीके से डिश रखी हुई थी, उसमें यहाँ पर कुछ वाइट पाउडर रखा हुआ था, ठीक है। इस तरीके की एक एक्टिविटी भी थी। तो यहाँ से क्या बन रहा है, 2HCl, ठीक है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये हो रही है HNO यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, जो कि रेडिएशन की एक फॉर्म है ना। तो इस केस में क्या होगा कि रेडिएशन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट जो रेट है रिएक्शन का वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट जो है सेम टाइम में ज़्यादा बनेगा। मान लो यहाँ पर बहुत सारा H2 रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरीके से अभी इनको आपस में कोलाइड करना है ना। और ये रिएक्शन होगी कैसे, जब रेडिएशन की इंटेंसिटी आएगी। मान लो स्टार्टिंग में रेडिएशन आ रही है दो रेडिएशन आ रही हैं, वो आके 2 ही मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करेंगी, तो चांसेस हैं कि अगर ओरिएंटेशन सही सलामत रहा तो हमें 2 यूनिट प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी रेडिएशन की, एनर्जी नहीं इंटेंसिटी, ठीक है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। इंटेंसिटी बढ़ा दी यानी कि नंबर ऑफ रेज जो हैं वो अब ज़्यादा आ रही हैं। पहले मैंने विंडो जो है वो बंद कर रखी थी, अभी मैंने विंडो खोल दी है, जो रेज हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। जब रेज ज़्यादा आएंगी तो चांसेस हैं कि जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा ही बनेगा, अगर ओरिएंटेशन सही सलामत रहा तो अगर पहले 2 यूनिट बन रहा था तो हो सकता है कि अभी जो है वो 4 यूनिट बने। दैट मीन्स जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थ्योरेटिकल है, बस ये बेस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और कई बार आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो थ्योरेटिकल वे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं
फैक्टर्स को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।